नहीं है, अधिकार इसके पास में नहीं है, उत्तरदायित्व इसके पास में है। वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी को आप देखिए, उनके पास अधिकार तो सारे हैं लेकिन उत्तरदायित्व कोई है? हाँ या ना बताएं, बात समझ गए इतनी? आप कहेंगे इनके पास अधिकार सारे हैं लेकिन अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो वो इनके पास नहीं। और इसी चीज से अंग्रेज फ्री रहना चाहते थे कि भाई हमारे लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। दूसरा, अगर हम एक दूसरे बिंदु पर बात करें तो क्या बात थी कि और कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया? तो सबसे सुप्रीम कारण क्या है? बिना किसी जिम्मेदारी से, यानी कि कोई भी जिम्मेदारी जो है उससे बच जाना है और पूरे पैसे का मालिक बन जाना है। ठीक है। अब इस काम के लिए इन्होंने क्या किया? इस काम के लिए इन्होंने, याद रख लेना, इस काम के लिए याद रखना, यहां पे लिख लेना, दीवानी के लिए इन्होंने, दीवानी के लिए दो व्यक्तियों को पद दिया। भाई पैसा कौन इकट्ठा करेगा? दीवानी के लिए दो उप दीवान बनाए, यानी दो सब दीवान इन्होंने बनाए, दो उप दीवान बनाए, जिनमें से एक का नाम था मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान, इसको जिम्मेदारी दी गई कि वे बंगाल के इलाकों से जो भी दीवानी, जो भी पैसा इकट्ठा होना है ये तुम करोगे। और दूसरा था आपका, क्या बोलेंगे, दूसरा था आपका राजा सिताब राय, जिसको जिम्मेदारी मिली थी आपका बिहार की। राजा सिताब राय क्या मिली इसको? बिहार की जिम्मेदारी मिल गई कि भाई तुम यहां से पैसा इकट्ठा करोगे। ठीक है। तो इस तरह से बंगाल में उन्होंने क्या है, शक्तियों का विभाजन कितनी तरह से कर दिया। एक तो दीवानी के रूप में बांट दिया, यानी किसी स्टेट में जब आपका, या किसी प्रांत में जब व्यवस्थाएं दो रूप से बढ़ जाएं, इसी को बोलते द्वैध। द्वैध का मतलब कितनी तरह का शासन हो गया? दो तरह का शासन। हम सब करें, बात समझ में आया? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? दो तरह से इन्होंने बांट दिया। अब ये सिद्धांत एकदम से इनके मन में नहीं आया, ये सिद्धांत के लिए भी एक अंग्रेज ने पुस्तक लिखी थी, डायर की पुस्तक। इसलिए कहा जाता है कहीं लिखना किनारे पर, द्वैध शासन का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ डायरकी? द्वैध शासन का जनक, द्वैध शासन का जनक, फादर ऑफ डायरकी, ये है आपका लियोनस कार्टियस। क्या बोलेंगे? इसका नाम है लियोनस, लियोनस कार्टियस। और लियोनस कार्टियस जो था आपका, इसकी बुक का नाम है डायरकी। इसी से ये सिद्धांत लिया गया। इसकी बुक का नाम है डायरकी, डायरकी। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि द्वैध शासन क्या था। अब द्वैध शासन के कुछ कारण समझिए, लिखें, रीजन्स ऑफ डायरकी, द्वैध शासन के कारण। तो आप समझ भी गए होंगे तो वैसे तो, रीजन्स ऑफ डायरकी या कॉजेज फॉर डायरकी। तो क्या कारण थे, क्या रीजन्स क्या थे? तो रीजन्स में सबसे पहला जो रीजन आता है, एक तो मैंने क्या बताया, इनको क्या मिल गया? उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई। इनका कोई उत्तरदायित्व बचा क्या? आप कहेंगे नहीं, इनको उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई। उत्तरदायित्व से मुक्ति मिलने का क्या मतलब है? फ्री फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फ्री फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इस बात का मतलब ये है कि अब मान के चलो बंगाल में कभी किसी को समस्या हुई, मान के चलो आम जनता को समस्या हुई, तो लोग किसके पास जाएंगे? अगर उनको कोई समस्या होगी, मान के चलो कानून संबंधी या सुरक्षा संबंधी या प्रशासन संबंधी कोई भी समस्या हुई, शासन संबंधी कोई भी समस्या हुई, किसके पास जाएंगे? मुझे बताएं फटाफट से। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये काम तो किसको दिया गया है? बंगाल के आपका नवाब को। तो लोग शिकायत किससे करेंगे? बंगाल के नवाब से शिकायत करेंगे। और अगर कभी जनता के बीच में नाराजगी भी हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के होगी, किसी एक विवाद पर, तो आप कहेंगे नहीं भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के क्यों होगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो कह दिया भैया जिम्मेदार कौन है निजामत के लिए, यहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं हैं इसके लिए हम बंगाल के नवाब को पैसा दे रहे हैं। और कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसका मतलब है बंगाल का जो नवाब है वो क्वेश्चनेबल है। आप समझ गए ना? तो ये किसके पास जाएंगे? सारे के सारे नवाब के पास जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे थे? इन्होंने दोनों चीजें अपने अधीन क्यों नहीं ले ली? क्योंकि अभी इनको क्या है, विद्रोह का डर है, नया नया शासन है, विद्रोह का डर, यानी कि फियर ऑफ रेविलियंस है, कि कहीं इनके अंदर एक ऐसी सामूहिक भावना विकसित ना हो जाए कि ये सब लोग जो हैं वो आपका इकट्ठा होकर के हमारे खिलाफ कोई विद्रोह कर दें। और तीसरी प्रमुख चीज थी, तीसरी प्रमुख चीज थी आपका लाभ का लालच, लाभ का लालच, ग्रीड टू प्रॉफिट, ग्रीड टू प्रॉफिट। अब ग्रीड टू प्रॉफिट का मतलब क्या है? कि इन लोगों ने ये देख लिया कि भाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ से पैसा हम कलेक्ट करेंगे
और निज़ाम को तो क्या है, एक फिक्स पैसा देना है। अब निज़ाम को मान के चलो कोई काम करना है और उसका फंड खत्म हो गया है, तो वो तो किसके लिए निर्भर रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निर्भर रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसको इससे ज़्यादा पैसा देगी नहीं। जबकि अगर कभी भी आप देखेंगे तो फंड्स तो बढ़ने चाहिए ना भाई, अगर जनसंख्या बढ़ रही है या समय के साथ में वो फंड्स बढ़ने चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, नवाब का फंड जो है वो फिक्स कर रखा है। तो इससे क्या हो गया आपका कि उन लोगों का लालच बढ़ता जा रहा था और वो टैक्स को कलेक्ट करते जा रहे थे, लगातार कलेक्ट करते जा रहे थे, लेकिन भारत की जनता पर खर्च नहीं कर रहे थे। तो भारत की जनता पर अगर यहाँ की भारत का ही पैसा खर्च नहीं होता था तो फिर वो पैसा जाता कहाँ था, सोचिए जरा, कहाँ जाता था वो पैसा। तो आप कहेंगे भैया इस तरह उन्होंने बंगाल को कमजोर करना और खोखला करना शुरू हुआ। तो द्वैध शासन के परिणाम क्या क्या हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है लिखना। द्वैध शासन के परिणाम, द्वैध शासन के कारण समझ गए भैया, थम्स अप करें। ऑफ डायरकी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नाम हुए। देखो पहली चीज जो यहाँ बंगाल में पैदा हुई, वो पैदा हुई अराजकता और भ्रष्टाचार। अराजकता और भ्रष्टाचार को इन्होंने जन्म दिया। भ्रष्टाचार, चाओस एंड करप्शन, चाओस एंड करप्शन, चाओस एंड करप्शन। तो यहां पर जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे, उन सब ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, आप सबको पता होना चाहिए, अधिकारियों को ब्रिटिश जो अधिकारी थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, उन सबको बहुत अधिक वेतन नहीं मिलता था, बहुत कम वेतन उनको मिलता था। और बहुत कम वेतन मिलने की वजह से वो लोग क्या करते थे, अपने खुद के प्राइवेट बिजनेस भी यहाँ पर करते थे, खुद के निजी व्यापार भी करते थे। और उन सब की रुचि धीरे धीरे, जब वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से, उन सब के अंदर भी क्या था, आपका जो पैसे को लूटने वाला भाव था वो उनके अंदर पैदा हो रहा था, जिसने एक व्यवस्था को जन्म दिया जिसका नाम हमने कहा अराजकता और भ्रष्टाचार। दूसरी चीज क्या बोलेंगे यहाँ पर, दूसरी चीज क्या हुई, यहाँ पर कृषि और उद्योगों का पतन हुआ। कृषि और उद्योगों का पतन हुआ, और ब्रिटेन में ये उद्योग खूब फले फूले, अभी हम उस बिंदु पर बात करेंगे। कृषि और उद्योगों का पतन यानी कि डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आप समझना, ये बंगाल में क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, डिक्लाइन हो गया। क्यों, ये कैसे डिक्लाइन हो गया भैया, तो यहाँ पर क्या था आपका, देखो यहाँ पर ये किया गया कि जो रेशम के बुनकर थे या जो रेशम का काम करते थे, तो उन सब के ऊपर ये लोग प्रेशराइज करते थे कि भाई तुमको उत्पादन बढ़ाना है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि भारत से जो कच्चा माल है वो कहाँ जाता था, तो कच्चा माल आपका वो सारा का सारा जाता था आपका कहाँ पर, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में वो जाता था। और ब्रिटेन में जब वो माल जाएगा तो उनको ज़्यादा उत्पादन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर उन्होंने टैक्स तो बढ़ा ही रखे थे पहले ही बहुत सारे, ठीक है, जैसे हमने कहा डायरेक्ट वसूली का काम अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था जब उनको दीवानी मिल गई। तो यहाँ के लोगों को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कई बार तो रेशम के जो आपका काम करने वाले मजदूर होते थे उनके अंगूठे काट दिए जाते थे, ताकि लोगों के अंदर भय पैदा हो और वो अधिक प्रोडक्शन करें। और वो सारा प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, ब्रिटेन जाएगा। तो लोगों के अंदर जब इतना भय पैदा हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार की वसूली उन्होंने देखी, तो बहुत सारे किसान तो आपका क्या करने लगे, यहाँ से आपका अपने व्यापार को छोड़ करके, यानी कि अपना जो उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि हुआ करता था, वो खेती को छोड़ करके अलग अलग राज्यों में जाने लगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कृषि और उद्योगों का पतन शुरू हुआ। तीसरी चीज यहाँ पर क्या हुई थी, तीसरी चीज हुई थी यहाँ पर श्वेत विद्रोह। अंग्रेजों ने ही विद्रोह कर दिया था, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट म्यूटिनी। व्हाइट म्यूटिनी ये आपका 1776 का है। आप याद रखना, बंगाल में श्वेत, सॉरी 76 नहीं 66 होगा, 1766। तो अंग्रेजों ने मतलब विद्रोह क्यों कर दिया, देखो ऐसा था, क्लाइव के समय से पहले क्या था, क्लाइव के समय से पहले ये था कि आपका बहुत सारे जो सैनिक होते थे, तो हमेशा तो युद्ध नहीं होता था भाई, हर रोज थोड़ी ना युद्ध होता था। तो जिस समय शांति काल है, जैसे अभी हम अपने देश से सोचें, जैसे अभी हमको पाकिस्तान से आपका क्या है, वहाँ पर हमको आपका संघर्ष करना है, पाकिस्तान से हमको युद्ध करना है, तो ये तो हो गया युद्ध काल, वॉर टाइम हो गया। लेकिन एक होता है पीस टाइम, यानी पिछले वर्ष जैसे मान के चलो हमारी सेना क्या युद्ध में इंडल्ज थी, आप कहेंगे नहीं, सेना हमेशा युद्ध में नहीं लगी रहती है।
तो सेना जब युद्ध में नहीं लगी रहती है उसको बोलते हैं सेना का शांति काल। तो शांति काल के समय पर भी भत्ता दिया जाता था। जैसे कैप्टन को उस समय अंग्रेज अधिकारियों को 3 रुपये, 6 रुपये, 9 रुपये, 12 रुपये ऐसे कैटेगरी बनाई हुई थी और उनको डेली एक आपका अलाउंस मिलता था, भत्ता मिलता था। लेकिन जब क्लाइव आया तो क्लाइव ने क्या बोला कि उस दोहरे भत्ते को खत्म कर दिया। यानी कि अब शांति काल में आपको जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते थे, सैलरी तो जो मिलती है, लेकिन जो अलाउंस मिलते हैं वो उसने बंद करा दिए। तो जब उसने वहां के अलाउंस बंद करा दिए तो क्लाइव के विरुद्ध ही विद्रोह हो गया और खुद अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसको हम श्वेत विद्रोह या व्हाइट म्यूटिनी के नाम से जानते हैं। एक बार थम्स अप करें कि भैया हमको ये क्लियर है। अतिरिक्त बातें ना करें कोई भी साथी, अतिरिक्त बातें ना करें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। आगे आएंगे तो श्वेत विद्रोह हो गया, कोई दिक्कत इस बात में। और चौथी महत्वपूर्ण घटना जो है इसी समय पे भयंकर अकाल की। वैध शासन से अभी हम जोड़ रहे हैं, अभी हम ये नहीं कह रहे कि क्लाइव के समय पर हुआ, समय का निर्धारण आप कर लेंगे, इसलिए मैं वर्ष बता रहा हूं। इसको बोलते हैं ग्रेट फेमाइन। ग्रेट फेमाइन यानी कि एक भयंकर अकाल पड़ा, और ये भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में। 1770 में कितने लोग जानते हैं अकाल के बारे में? 1770 का अकाल। देखो बंगाल जो था, मैंने कहा कि प्रोस्पेरस था। पहले तो वहां पर जो खाद्यान्न था उसका बहुत अच्छा उत्पादन होता था, बाकी भी रेशम वगैरह का अच्छा उत्पादन होता था। अंग्रेजों की जब लूट शुरू हुई तो वहां का उत्पादन जो हुआ प्रभावित हुआ। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि पहले तो आप जानते हो आज की तरह आधुनिक ट्यूबवेल वगैरह नहीं थे, और पहले की ज़्यादातर खेती किस पर डिपेंड करती थी? वो नेचर पर। यानी कि आपका नेचुरली आपका एग्रीकल्चर को किया जाता था, यानी कि आपका क्या बोलेंगे हम लोग, भाई प्रकृति पर निर्भर रहती थी पहले की। वर्षा होगी तो अच्छी फसलें होंगी, और अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसलें अच्छी नहीं होंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वर्षा पर निर्भर होने के कारण उस समय पर ऐसी स्थिति आई कि आपका वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं हुई मतलब 1768 69 के बीच में जो है फसलों का उत्पादन कम हुआ, और 1770 में ऐसी सिचुएशन आ गई कि अकाल पड़ गया। इसके बहुत सारे पीछे पहलू हैं। जैसे अंग्रेज अधिकारियों को तो इस बारे में पता चल गया था कि भाई अकाल पड़ेगा, तो उन्होंने अपने जो जितने भी लोग थे, क्लाइव वगैरह, इन सबको लेटर लिखे, और उन्होंने लेटर लिख करके ये कहा कि अभी अकाल की स्थिति में हमको बहुत सारा जो आपका खाद्यान्न है, यानी खाने वाला जो अन्न है, उसको स्टोर करके रख लेना चाहिए। तो कहते हैं बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि 1.2 मिलियन टन कहा जाता है, उन्होंने चावल को स्टोर कर लिया वहाँ पर। आपका गेहूं को उन्होंने बहुत सारे को स्टोर कर लिया, बाकी आसपास में जहाँ पर उनका प्रभाव था उस सबको उन्होंने स्टोर कर लिया। यानी जो इस देश की जनता का धन था, इस देश की जनता का जो खाद्यान्न था, उन्होंने क्या कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। इस चीज़ के लिए ताकि हमारी सेनाएं भूखी ना मरे, बेशक से ये भारत के लोग भूखे मर जाएं, यहाँ के किसान बेशक से भूखे मर जाएं। और यही स्थिति हुई अकाल की स्थिति में। एक कारण और हो गया, जैसे ही इसके बाद में ये वर्ष गुजरे, जब मैंने बताया 1768-69 में बारिश कम हुई, तो 1770 के बाद में तो आपका बहुत तेज मानसून आ गया और बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई। अब मानसून और वर्षा एकदम से तो फसल को नहीं बढ़ा देंगे, बर्बाद भी कर देते हैं अगर गलत तरीके से आ जाए। तो बहुत अधिक जब वर्षा हुई तो उससे भी हानि हुई, और उसके साथ में एक बीमारी और आ गई बंगाल में, जिसका नाम था आपका चेचक। चेचक बीमारी समझते हैं? बोले जी फटाफट से। इसको आप चिकन पॉक्स के नाम से जानते होंगे, या आप छोटी माता आदि नामों से जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया था, चेचक की बीमारी फैल गई थी। चेचक की बीमारी, चेचक की बीमारी के चलते हुए, और यहाँ का जो फेमाइन था उस अकाल के चलते हुए, यहाँ पर साथी आपका 1 करोड़ लोग इस देश के मारे गए। 1 करोड़ लोग मर गए। आप सोचिए, अंग्रेजों ने अपने मजे में अपनी चीजों को स्टोर करके, तो उनकी संवेदना बिल्कुल भी नहीं है। उस समय बंगाल की आबादी हुआ करती थी 3 करोड़, और उन 3 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग अर्थात 1/3 लोग मारे गए, 10 मिलियन लोग मारे गए। और अंग्रेजी शासन को इसको लेकर के कोई संवेदना नहीं थी, कोई उनके अंदर ऐसी सहानुभूति का भाव पैदा नहीं हुआ कि वो इसके लिए कोई सहानुभूति का भाव दिखा पाए। अब मैंने कहा द्वैध शासन का जनक कौन था? कार्टियस। तो यहाँ पर कार्टियस ने भी एक रिपोर्ट लिखी, और आप सच मानिए जब मैं इसके बारे में पिछले दिनों में रिसर्च कर रहा था, जब मैं इन चीज़ों को जान रहा था, तो मुझे आज भी याद है, शायद इन दिनों को लगभग 7-8 महीने पहले की बात रही होगी। तो रात का लगभग समय था 2-2:30 बजे का, जब मैं इन चीज़ों को पढ़ रहा था, रिसर्च पेपर्स वगैरह देख रहा था मैं अपने, कि मैं बहुत जिज्ञासु हूँ चीज़ जानने के लिए। तो कसम से मैं अकेले में बैठा हुआ, और रात को मुझे आंसू आए इनके मतलब लूट को देखते हुए, कि ऐसा कैसे ही, मतलब इतना गैर मानवीय कोई कैसे हो सकता है। तो